हेलो, नमस्कार और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल कोर्ट से में। अब आज से मैंने कल जानबूझ के वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि मैं कुछ जजमेंट्स का कंपाइलेशन कर रहा हूँ, कंपाइलेशन बना रहा हूँ। हालांकि मैं सामने से कह दूँ, ये उचित रहेगा कि इसका पूरा क्रेडिट मुझे नहीं जाएगा। इसका जो क्रेडिट है, कई सारे जो रिलेटेड कंटेंट्स जजमेंट्स के, मनु पात्रा, एसएससी ऑनलाइन और एससीआर जो डिजिटलाइज्ड पोर्टल है सुप्रीम कोर्ट का अपना, जहाँ पे सारे जजमेंट्स अवेलेबल होते हैं, मिलते हुए हैं। तो ये बेसिकली इन सभी प्लेटफॉर्म की वजह से ये अब आज की तारीख में काफ़ी इजी हो गया है कि आप रिलेवेंट जजमेंट्स को आप सर्च करें, रिसर्च करें। एआई के माध्यम से जो भी जजमेंट्स वगैरह साइट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में ये 3 या 4 मर्तबा वाकया नोटिस में लाया गया है। पहले दीपांकर दत्ता जी जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, जो पहले बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उसके पहले कलकत्ता हाई कोर्ट के सिटिंग जज थे, अभी आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। उसी लिहाज से जस्टिस नागराता की बेंच ने, जो कर्नाटका हाई कोर्ट से आती है, पेरेंट हाई कोर्ट, अभी सिटिंग जज है, द ओनली वुमन जज, माइंड यू, द ओनली वुमन जज, एंड वी नीड मोर वुमन जजेस। बहरहाल वो अलग ही टॉपिक हो जाएगा, बट शी विल बी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन कमिंग ईयर्स। समय है, बट बनेगी 1-1.5 महीने के लिए है। और हाल ही में कल ही मेरे हिसाब से चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी ने, जिनका पेरेंट हाई कोर्ट है पंजाब एंड हरियाणा, तो इन्होंने एआई के माध्यम से जो शॉर्टकट अपनाते हैं, कुछ कई सारे लीडिंग लॉयर्स भी, बट ज़्यादातर अमूमन वो जैसे न्यूज़ चैनल का होता है ना, ब्रेकिंग न्यूज़, उसी तरह से अभी होड़ लगी है जूनियर्स में, एसोसिएट्स में, कि फाइंड एंड रिफाइंड एंड इंस्टेंट ड्राफ्ट कैसे बना जाए। तो उस लिहाज से वो सारा एआई मॉडल पे बनाते हैं और उसमें बतेरी गलतियां होती है, और कई सारे जो जजमेंट्स कोट किए जाते हैं वो एग्जिस्टेंस में नहीं होते, और ये काफ़ी बड़ा इशू है और काफ़ी बड़ा प्रॉब्लमेटिक इशू है। बहरहाल वो एक अलग मुद्दा है जिस पे भी मैं आज नहीं बात करूँगा। मेरा कॉन्टेक्स्ट ये था कि मैं रिसर्च जो भी कंपाइलेशन कर रहा हूँ, इसमें मेरा अपना खुद का कोई क्रेडिट नहीं है। ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जजमेंट्स हैं जो प्लेटफॉर्म से अवेलेबल है, और वो प्लेटफॉर्म मैंने बता दिए, कॉपीराइट उनका ही है, मेरा अपना कुछ नहीं है इसमें। ऑब्वियसली जजमेंट लेकिन पब्लिक के लिए होता है, पब्लिक उसको मतलब रिफ़र करती है। एंड ऑफ द डे ये एकेडमिक है, रिसर्च ओरिएंटेड है, और लीगल ज्यूरिस्प्रूडेंस में डे टू डे बेसिस पे जजमेंट्स कोट किए जाते हैं। अब मैं आज से, यानी कि ये इसमें समय लगा मुझे कुछ कंपाइलेशंस में, और जैसे कंपाइलेशन रेडी हुआ और आज दोपहर को मेरे पास प्रिंट आउट आया, तो आज से ये सिलसिला मैं शुरू करूँगा, और जब तक ये अंत नहीं होगा तब तक इसी मुद्दे पे ये वीडियोस बनेंगे। तो आज से मैं सिलसिला शुरू करूँगा कुछ जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं हिंदुस्तान की या इंडियन जुडिशरी के इतिहास में, जुडिशियल डोमेन में, जुडिशियल हिस्ट्री में कहा जाए तो उनके लिस्ट ऑफ जजमेंट जो है मैंने कंपाइल किए हैं। कई सारे हैं, इंडेक्सिंग के हिसाब से मैं जाऊं तो फ़िलहाल तो मैं
162 जजमेंट कंपाइल कर पाया हूँ और शायद इसके आगे और भी कंपाइल करूँगा जैसे समय मिलेगा। तो ये सिलसिला जो आज से शुरू होगा वो इसी जजमेंट्स के फाइन पॉइंट्स के बारे में जिक्र करूँगा। मैं डिटेल में जजमेंट नहीं जाऊँगा। जैसे मैं जजमेंट्स के बारे में फैक्चुअली फाइन ट्यूनिंग फाइन पॉइंट्स के हिसाब से जब बात करूँगा तो आपको पता पड़ जाएगा और आप खुद भी उस जजमेंट को बाकायदा रेफ़र कर सकते हो, मतलब सर्च कर सकते हो अगर आपको डिटेल में उसकी जानकारी चाहिए रहेगी। मैं ये क्लेम नहीं करता कि इस जजमेंट्स के बारे में किसी और को नहीं पता होगा। जिसने कानून की पढ़ाई की है और जिसने ना भी की है, ये ऐसे जजमेंट्स हैं जिस जजमेंट के बारे में पब्लिक डोमेन में काफ़ी चर्चा भी हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि इस जजमेंट के बारे में बहुतों को नहीं पता होगा, चाहे वो लीगल स्टूडेंट हो या ना हो, लीगल फील्ड से जुड़ा हो या ना हो। उम्मीद करता हूँ बहुतों को पता होगा। तो बहरहाल लगभग 6.5 मिनट हो गए इस बात को रखते हुए। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। तो पहला मुद्दा जो है, पहला जजमेंट है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन के ऊपर है। प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो है कॉन्सेप्ट, वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होता है गवर्नमेंट का। एक प्रिवेंटिव एक्शन होता है, एग्जीक्यूटिव बॉडी करती है। बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड मसला होता है। आप आर्टिकल 22 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आप ज़रा जाके डिटेल में इससे रिफ़र कीजिएगा कि कैसे वहाँ पे इसके बारे में भाषित किया गया है। और हर स्टेट के अपने अपने प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट्स होते हैं। बहरहाल द होल क्राइटेरिया ऑफ द प्रिवेंटिव डिटेंशन इज़ टू कीप द पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर, नेशनल सिक्योरिटी, प्रिवेंटिव पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर के मसले को मद्देनज़र रखते हुए जो हार्डकोर क्रिमिनल एलिमेंट्स होते हैं, एंटी सोशल एलिमेंट कहना उचित होगा, जिनके कॉन्डक्ट या एक्टिविटी से एक थ्रेट परसेप्शन बन जाता है, तो उस लिहाज से उनका डिटेंशन करते हैं। ज़रूरी नहीं कि इसके लिए आपके अगेंस्ट में कोई प्रिवेंटिव पहले से प्रीवियस ऑफेंसेस हो। ये जैसे कि वर्ड अपने आप में बहुत ही लेजिटिमली इसके डिफाइन करता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी जस्ट टू प्रिवेंट एनी अनटूवर्ड इंसिडेंट्स और एनी हार्मफुल एक्ट और थ्रेट परसेप्शन को प्रिवेंट करने के लिए जो इस तरह के एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं, जिसकी जानकारी उस एग्जीक्यूटिव बॉडी को है, वो उनको डिटेन करते हैं। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन की जब बात आती है तो सबसे फेमस जजमेंट जो है वो जिस फेमस जजमेंट के बारे में आज बात करूँगा, इसके अलावा भी कई सारे जजमेंट्स हैं, वो आने वाले दिनों में उसके ऊपर बात करूँगा। तो जो जजमेंट है वो A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। तो ये इसका जो जिक्र जो है, ये जब भी प्रिवेंटिव डिटेंशन के कॉन्सेप्ट के लिहाज से आर्गूमेंट होता है तो इस जजमेंट का जिक्र होना लाजमी है। तो इस जजमेंट के हिसाब से जो पिटिशनर था उसे डिटेन कर दिया गया था टू प्रिवेंट द पॉसिबल कमिटमेंट ऑफ द क्राइम। और जो एक्शन था एग्जीक्यूटिव का, वो उसे चैलेंज किया आर्टिकल 32 में। और ये जो पिटिशनर था उसको मियरली सस्पिशियस ग्राउंड पे प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया गया था। तो आर्टिकल 32 को इन्वोक करते, आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को इन्वोक करते हुए डिटेंशन को चैलेंज किया था और उनके रिलीज़ की मांग की गई थी।
saying that the detention itself contravened the provision of Article 13, 19, 21 and 22. 22 जो है वो डिटेंशन के बारे में बात करता है, और आर्टिकल 14 से लेकर 21 जो है फंडामेंटल राइट्स जो है, आप रिफ़र कर दीजिए कॉन्स्टिट्यूशन के इन आर्टिकल्स को. और ये दिस detention itself contravened these articles, and hence the detention was consequently ultra virus and illegal. तो ये पिटिशनर का चैलेंज था. और जो क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम किए गए थे, whether the Preventive Detention Act 1950 violates the fundamental rights guaranteed under the article which governs the fundamental rights. 13, the law inconsistent with or in derogation of the fundamental right. Article 19 refers to the freedom, and Article 21 refers to the life and liberty, and Article 22 refers the protection against the arrest and detention. जो कोर्ट की रूलिंग है वो मतलब जो हेल्ड किया गया है, जब आप जजमेंट को रिफ़र करते हो तो उसमें क्या किस चीज़ को कोर्ट ने हेल्ड किया, विच बिकम्स अ बाइंडिंग प्रेसिडेंट, वो इम्पॉर्टेंट होता है. तो व्हाट हैज़ बीन हेल्ड मैं कोट अनकोट एज इट इज़ पढ़ लेता हूँ. द कोर्ट में हियर द सुप्रीम कोर्ट, द कोर्ट हेल्ड दैट द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट डज नॉट abridge the detainee's right to freedom guaranteed under the provisions of Article 19 of the Constitution. Delinking Article 19 from Article 21, the court held that the protection given by Article 21 is more general in nature, while Article 19 gives right specially only to the citizens of India, while Article 21 is applicable to all persons. Reinterpreting Article 21, the court said that the word procedure established by law in Article 21 are different from the due process as mentioned in the United States Constitution in a similar provision. तो कोर्ट ने क्लियरली डीलिंग किया आर्टिकल 19 जो फ्रीडम गारंटी करता है, और आर्टिकल 21. आर्टिकल 19 जो है वो स्पेसिफिक टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया है, और आर्टिकल 21 टू एनी सिटीजन्स. एनी मीन्स वेदर ही इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया और नॉट. ये एक रीइंफोर्सिंग इंटरप्रिटेशन है. और आर्टिकल 21 डिफरेंट इसलिए है because the court held that the word procedure established by law in Article 21 are different from the due process as mentioned in the United States in a similar situation. फिर कोर्ट ने फर्दर ये जो व्यू रखा वो द आर्टिकल 22 empowers the parliament to legislate on a subject of preventive detention, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है. पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया है पार्लियामेंट को टू लेजिस्लेट an act on the preventive detention. Clause 4 of the 7 of the same article puts certain limitation on the laws relating to preventive detention. तो ये मतलब ये है कि जब पार्लियामेंट को पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट the preventive detention, any act on the preventive detention under Article 22. Clause 4 of the 4 to 7 of the same article gives certain limitation. जैसे freedom of speech है तो उसके limitations भी है. तो ये provision ये कहता है the procedure prescribed under any validity enacted by law cannot be held void till the time it does not come in conflict with Article 22(4) to 7. यानी जो मेन चैलेंज था एक्ट को लेके ही, जब तक इस लिमिटेशन यानी आर्टिकल 22(4) से लेके 7 तक के जो लिमिटेशंस है
को बाईपास करते हुए अगर कोई लॉ आएगा तो वो या इसमें जो भी प्रोसीजरल प्रिस्क्रिप्शन है अगर उसके बियॉन्ड रहेगा तो उसकी वैलिडिटी को टेस्ट किया जाएगा। तो कोर्ट का कंक्लूजन ये था कि द कोर्ट finally held that the Article 19, 21 and 22 are mutually exclusive and Article 19 was not to be applied to a law affecting the personal liberty to which Article 21 applies. यानी in short लाइफ एंड लिबर्टी की जब बात होगी तो आर्टिकल 21 पे ही एम्फेसिस होगा, वही अप्लाई होगा। A law that affected life and personal liberty could not be declared unconstitutional only on account that it did not follow due process or lacked principle of natural justice. This means that Article 21 provided no protection against competent legislative action. तो ये इन शॉर्ट समरी है। मैं रिकमेंड करूँगा प्रिवेंटिव डिटेंशन के मद्देनज़र इस जजमेंट को जो भी क्रिमिनल प्रैक्टिस करते हैं ना भी करते हों वो A.K. गोपलन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास जजमेंट जो है सेलिब्रेटेड जजमेंट है प्रिवेंटिव डिटेंशन के ऊपर, उसको ज़रूर पढ़ें। उम्मीद है कि संक्षिप्त में जो भी मैं बता पाया वो आप सभी को पसंद आएगा। अगर कुछ सुधार करने की गुंजाइश होगी तो बिल्कुल बताइएगा, कोशिश रहेगी उसको इम्प्लीमेंट करने की जहाँ तक समय अलाउ करेगा। जब जजमेंट की बात करता हूँ तो अगर समय अलाउ करेगा तो एक जजमेंट के ऊपर महीनों तक बात कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन शायद यूट्यूब नहीं अलाउ करेगा उसके ऊपर। तो इसके लिए एपिसोडिक होगा आज से। जो पहली कंपाइलेशन मेरी जो बनाई क्या मेरा मतलब मेरा इसमें बहुत ज़्यादा रोल है भी नहीं, लेकिन ये कंपाइलेशन जो है मुझे बहुत ज़्यादा मैनुअल या लेबर नहीं डालना पड़ा, बस कुछ घंटों का समय बिताना पड़ा जिससे ये कंपाइलेशन रेडीमेड मुझे मिल गई। और मैं शुक्रिया अदा करूँगा जिसने भी इस कंपाइलेशन को बनाया, जिसका भी हाथ रहा इस कंपाइलेशन को बनाने में। मैं उनका नाम नहीं ले सकता किसी वजह से क्योंकि मना किया गया है, और बहरहाल शुक्रिया तो अदा कर ही सकता हूँ। तो ये अभी फ़िलहाल जो कंपाइलेशन है वो अभी तक मेरे पास 162 जजमेंट्स है। शायद ये जजमेंट्स की लिस्ट और आगे बढ़े, तो जितने भी होंगे मैं ये सीरीज़ जो है तब तक कंप्लीट चलाते रहूँगा और जजमेंट्स के बारे में बात करते रहूँगा। तो इसी के साथ आज ये वीडियो समाप्त करता हूँ, फिर कल मिलेंगे इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक और जजमेंट के बारे में बात करते हुए। कल जो मैं जजमेंट की बात करूँगा वो जजमेंट मैं आपको पहले बता दूँगा, D.K. बासु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल। क्यों, ये आप अगर A.K. गोपलन का जजमेंट्स पढ़ोगे या समझोगे समझ में आ जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।